अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नावल्स बाय अरीज शाह। तो फ्रेंड्स, हम अपने नावल का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। अस्सलामुअलैकुम। वो स्कोप अपने कोट की जेब में रखती हुई इसकी पुश्त पर खड़े होते ही बोली। वो फ़ौरन पीछे मुड़ा और इसे देखते ही मुस्कुराया। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो? अब की बार वो काउंटर के साथ टेक लगाकर हाथ सीने पर बांधे खड़ा हो गया। मैं बिल्कुल ठीक, आप बताएं, अब जख्म कैसा है? ट्रीट करवाया? वो अपनी निगाह नीचे करती हुई इसकी जीन्स को देखकर बोली, जहाँ से कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। हाँ, तुम्हारी डांट से बचने के लिए करवा लिया। वो मुस्कुराकर वहीं पर खड़ा रहा। तो आप मेरे पास आती ना, मैं तसल्ली से एक बार चेक कर लेती। नहीं, तुम बिज़ी थी इसलिए सोचा कि डिस्टर्ब ना करूं। और तुम आप भी तसल्ली ही रखो, बहुत अच्छे डॉक्टर से अपनी टांग की पट्टी करवाई है। वो मुस्कुराते हुए बोल रहा था। इसके फ़ोन पर अचानक बेल बजी। इसने अपनी जीन्स की जेब में से फ़ोन निकाला। फ़ोन की चमकती स्क्रीन पर रोशन नंबर दिखते साथ ही इसने विलादा को देखा। वो इससे ही मुस्कुराती हुई देख रही थी। विलादा, मैं 2-3 हफ्तों के लिए वज़ीरिस्तान जा रहा हूँ, तुम परेशान मत होना अब की बार। वह मुस्कुराते हुए फ़ोन बंद करके इसे बता रहा था। विलादा के चेहरे की मुस्कुराहट मदम पड़ गई। लेकिन लेकिन क्यों जा रहे हैं? वो परेशानी से बोली तो अरमान इसे अफसोस से देखने लगा। फिल्म देखने जा रहा हूँ, तुम भी चलोगी? इसने मुस्कुराहट दबाते हुए इससे संजीदगी से कहा। तो वो मुंह बनाकर खड़ी हो गई। यार, ड्यूटी है मेरी वहाँ पर, कुछ दिनों में वापस आ जाऊँगा, वो मुस्कुराते हुए बता रहा था। कब जाना है? विलादा अब की बार संजीदगी से पूछ रही थी। अभी ही जा रहा हूँ। चले ठीक है, फिर ध्यान से जाइएगा और कभी कभार फ़ोन करके खैरियत बताते रहिएगा। वो अब की बार मुस्कुराते हुए बोल रही थी तो अरमान ने इस्पात में सर हिला दिया। चलो ठीक है, फिर अब मैं चलता हूँ, तुम अपना ख्याल रखना। इसकी बात पर विलादा ने इस्पात में सर हिला दिया। ठीक है, आप भी अपना बहुत ख्याल रखिएगा, खुदा हफीज़। वो मुस्कुराई और रिसेप्शन मेज़ पर बाजू टका कर खड़ी हो गई। अल्लाह हफीज़। अरमान एड़ी के बाल मुड़कर चलने लगा। विलादा के जहन में एक झमाका आया। अरमान रुकें, इसने झटके से इसे बुलाया। अरमान संजीदगी से वापस मुड़ा। वो दरअसल मैंने आपसे ये पूछना था कि आज आप बिना बताए घर से क्यों चले गए थे? मुझे अभी तक इस बात का बहुत गुस्सा है। उसके नाराज़ चेहरे पर नज़र डालकर वो मुस्कुराने लगा। बस तुम्हारे कमरे से हॉस्पिटल की दवाइयों की बू आ रही थी जो मुझसे बर्दाश्त नहीं होती, सो मैं वापस आ गया। वो शरारत भरे लहजे से बोल रहा था। विलादा हकी बकी खड़ी इसे देखती रह गई। वट? वो फ़ौरन हंसने लगी। इसे मालूम था कि वो क्यों नहीं रुका वहाँ पर। चले ठीक है, फिर आइंदा से मेरे घर ना आइएगा, वो भी मसनूई सामना बनाते हुए बोली। अरे, मैंने घर की बात कब की है? सिर्फ तुम्हारे कमरे के बारे में कह रहा हूँ। और खबरदार, अगर तुमने मुझे अपने घर दाखिल ना होने दिया, खास करके किचन में, तो मैंने तुम्हें ही तुम्हारे घर से निकाल देना है। इसकी बात पर विलादा हंसने लगी। चले सही है, आप ध्यान से जाइएगा और जल्द से जल्द वापस आइएगा। वो मुस्कुराते हुए सर इस बात में हिलाकर एक बार फिर खुदा हाफिज़ कहता वो वापस मुड़ गया। वो वहीं पर खड़ी संजीदगी से इसे जाता हुआ देखती रही। ऐ दिल, बता, ये तुझे क्या हुआ? तू है क्यों बेकरार इतना? कहीं प्यार ना हो जाए, कहीं प्यार ना हो जाए। इसे अपने पीछे से धनियाल की शोखी भरी गाना गाने की आवाज़ आई। धनियाल गाना गाते हुए सीने पर हाथ बांधे इसके साथ आकर खड़ा होकर अरमान को जाते हुए देखने लगा। विलादा ने अपनी गर्दन मोड़कर इसे घूरा, लेकिन फिर एक दिलकश मुस्कुराहट इसके चेहरे पर उमड़ आई। किसकी आंखों का काजल बन जाता है, किसकी जुल्फ़ों का बादल बन जाता है, किसी के तीरों का घायल बन जाता है। जो प्यार करता है पागल बन जाता है, पागल बन जाता है। इसके गाने के जुमले सुनकर दनियाल ने आंखें निकालते हुए इसे देखा। विलादा ने शोखी से मुस्कुराते हुए इसकी तरफ देखा। और लगता है हानिया के पीछे तुम वाकई में पागल हो गए हो। और बेटा, मेरे बारे में फजूल गाने गाने से पहले अपने लिए 2-3 दुख भरी गज़लें ढूंढ कर इन्हें सुना करो, ठीक है? ये कहते हुए वो बदसतूर मुस्कुराते हुए एड़ी के बाद वापस मुड़ गई। दनियाल वहीं पर खड़ा टुकटुकी बांधे कुछ देर इसे जाता हुआ मुंह बनाए देखता रहा और फिर फ़ौरन इसे पहले इसके पीछे लपका। वो अगले 2-3 हफ्ते बहुत बिजी रही, यहाँ तक कि चाह कर भी सोने का वक्त इसे नहीं मिल पाया। आज वो तीनों बहुत दिनों के बाद गुजरात आए हुए थे। शहर को अपने बीवी के लिए कुछ कपड़े खरीदने थे और विलादा और दनियाल ने मूवी देखनी थी। शॉपिंग करने और मूवी देखने के बाद वो तीनों अब शहर के सबसे अच्छे होटल में डिनर करने गए। मुझे तो फिल्म बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। खाना खाने के बाद अब वो आइसक्रीम खाते हुए बोली। इसने बेबी पिंक कलर की चिकन की लंबी कमीज के साथ मैचिंग तंग ट्राउज़र पहन रखा था। गले में शॉकिंग पिंक कलर का दुपट्टा लिया हुआ था। बालों को हस्बे मामूल खुला हुआ था। मेकअप के नाम पर इसने आंखों में सिर्फ मस्कारा लगाया हुआ था। मेकअप में इसकी सबसे ज़्यादा पसंदीदा चीज़ मस्कारा ही था। इसका चेहरा हमेशा की तरह चमकता हुआ और तरोताज़ा लग रहा था।
इतनी अच्छी मूवी तो थी, पसंद क्यों नहीं आई? दनियाल इससे पूछ रहा था। इसने सफ़ेद रंग की ड्रेस शर्ट के साथ ब्लू जीन्स पहन रखी थी। आई डोंट लाइक सैड एंडिंग्स। वो चेहरे पर नापसंदीदगी के असरात लाते हुए बोली। हैप्पी एंडिंग्स में क्या पड़ा है? ना ही इनमें कोई रियलिटी होती है और ना ही किसी भी किस्म की कोई फीलिंग्स। असल मसला तो सैड एंडिंग का ही होता है। दनियाल की राय पर इसने शाने अचकाए। तुम्हें कैसी लगी मूवी सहर? आइसक्रीम का मज़ा लेती हुई सहर इसकी बात पर लाइल्मी से शाने अचका गई। मुझे तो देखकर नींद आ रही थी, सो एंड का कुछ पता नहीं चला। बंद आंखों से ही देखी मैंने, जो थोड़ी सी देखी वैसे काफ़ी बोरिंग थी। इसकी बात पर विलादा और दनियाल ने एक दूसरे को ताज्जुब से देखा। सिनेमा में किसी को नींद कैसे आ सकती है सहर? विलादा बोली। हाँ, मैंने कोई पहला बंदा देखा है जो सिनेमा के इस कदर शोर में सो गया हो। वेरी वेरी स्ट्रेंज। दनियाल के चेहरे पर अफसोस के तासुरात भी थे। यार दानी, इस शहर को अब असद के अलावा किसी के साथ कोई फिल्म देखने का कहाँ मज़ा आएगा? इसे तो हम जैसे बेचारों के साथ बैठने से ही उलझन हो रही होगी। व्यादा अपने चेहरे पर शरारत लिए बोली। नहीं जी, अब ऐसी भी कोई बात नहीं है। फिल्म वाकई में बहुत बोरिंग थी। अगर असद के साथ होती तब भी सो जाती। वो आइसक्रीम का बाउल खाली करते हुए इसे अपने से थोड़ा सा दूर धकेल कर बोली। तनियाल वॉलेट में से पैसे निकाल कर मेज़ पर पड़ी बिल की कॉपी में रखने लगा। आप चलें प्लीज़, रात के 11 बज रहे हैं। सहर कुर्सी पर से उठते हुए बोली। वो दोनों भी इसी के साथ ही खड़े हो गए। विलादा पीछे मुड़ी और अचानक किसी के अपने साथ टकरा जाने से बौखला कर 2 कदम पीछे हटी। आई एम सॉरी। वो अपने सामने खड़ी औरत को एक सेकंड देखकर नीचे झुककर इनके ज़मीन पर गिरे 2 शॉपर्स उठाने लगी। सॉरी आंटी। वो माजरत खाना अंदाज में इन्हें शॉपर्स पकड़ाती हुई खड़ी हो गई। कोई बात। ये कहते अचानक वो चौंकी और हैरत से इसका चेहरा देखने लगी, जैसे कुछ पहचानने की कोशिश कर रही हूँ। विलादा इनकी जानती हुई निगाहों को अपने ऊपर टमटकाती बांधते देखने पर कंफ्यूज होकर रह गई थी। नौशी आंटी आप? दनियाल झट से इस खूबसूरत और डिसेंट सी औरत को हैरानी से देखने लगा। सहर और विलादा ने सवालिया अंदाज में इसकी तरफ फ़ौरन मुड़ते हुए देखा। अरे दानी, कैसे हो? वो खुशगवारी से इसके गले मिलती हुई बोली। सहर और विलादा ने एक दूसरे की तरफ देखा। विलादा ने सवालिया अंदाज में आबरू उठाई तो सहर ने लाइल्मी से शाने चका कर वापस इन दोनों को देखना शुरू कर दिया। इन दोनों ने ही इस औरत के साथ एक ग्रेसफुल और पर्सनैलिटीड आदमी को देखा जो गालिबन इनके शौहर मालूम हो रहे थे। इनके बिल्कुल साथ एक हैंडसम लड़का खड़ा था और इसके साथ एक लड़की जो कि मगरबी लिबास में मलबूस थी। जीन्स के ऊपर स्लीवलेस आसमानी रंग की टॉप पहने, हाथों में एक 2 साल की बच्ची उठाए वो बहुत मॉडर्न और स्टाइलिश लग रही थी। विलादा तो इन सबको ही जानती हुई निगाहों से ही देख रही थी। शायद बहुत ही अमीर और कबीर ख़ानदान से ताल्लुक़ था इन सब का। लेकिन फिर वो दनियाल को देखकर हैरान हुई जो सबसे ही बड़ी शनासाई से मिल रहा था। व्हाट? वो सरप्राइज़ होते हुए बोले। डैड आप सब से मिलकर बहुत खुश होंगे। दनियाल इन सब से मिलने के बाद बोला। सहर ये डैडी के बहुत ही करीबी दोस्त हैं, अरमान भाई की फैमिली हैं ये। दनियाल खुशदिली से सहर को इन सब से मुतारिफ़ करवा रहा था। विलादा के दिल की धड़कन अचानक बेतरतीब हो गई। इसने चौंक कर अपनी निगाहें इन सब की तरफ उठाईं और इन्हें बगौर देखने लगी। इन सब की निगाहें दनियाल और सहर की तरफ थी। वो इन सब को पहचानती हुई वहीं पर सकते के आलम में खड़ी की खड़ी रह गई। अंकल, ये असद भाई की बीवी और हमारे ताया की बेटी भी हैं। सहर मुस्कुराकर इन सब से मिली। सहर, ये आफ्ताब अंकल हैं और ये इनकी वाइफ नौशीन आंटी। ये अहद भाई हैं और ये इनकी वाइफ मलिका। वो जैसे जैसे इन सब का मुतारिफ करवा रहा था विलादा की, वैसे वैसे बेयकीनी से आंखें फैलती जा रही थी। बहुत खुशी हुई आप सब से मिलकर, सहर बोली। जवाबन वो औरत प्यार भरे अंदाज में बोली। हमें भी आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। बहुत प्यारी बच्ची है माशाल्लाह। वो सब ही इसे मुस्कुराकर देख रहे थे, लेकिन अब की बार इनकी निगाह एक बार फिर विलादा पर पड़ी। और ये हमारी बहुत ही अच्छी दोस्त है विलादा सुल्तान। इसके मुतारिफ पर वो सब के सब जो तकरीबन इस जाने पहचाने चेहरे को पहचानने की कोशिश कर रहे थे, हक दक खड़े रह गए। विलादा ने इनके रिएक्शन पर बेसाख्ता अपने मुंह पर हाथ रख दिया। आंसू तेज़ी से इसकी आंखों से उबल कर चेहरे पर लड़खने लगे। विलादा इन तीनों की ज़ुबान से खुशगवार भरी हैरत से इसका नाम निकला। यहाँ तक कि अहद की बीवी ने भी इन सबको ताज्जुब से देखा। विलादा, मेरी बच्ची नौशीन साहिबा की आंखें भी बेहतियार भर आईं। उन्होंने इस तख्ते में खड़ी विलादा को आगे बढ़कर अपने साथ लगाया। विलादा किसी की भी परवाह किए इनके साथ लग कर बुरी तरह रो दी। अब की बार हैरान होने की बारी सहर और दनियाल की थी।
आंटी इससे आगे जैसे वो कुछ कह ही नहीं सकी। फिर नौशीन साहिबा ने इसे खुद अपने से अलग किया। इसके अंदर तो हिलने की हिम्मत भी नहीं बची थी पीछे। आफ्ताब साहब ने आगे बढ़कर इसे अपने साथ लगाया। कैसी है मेरी गुड़िया? इनकी आंखें भी शायद बहुत कुछ याद करने के नम पड़ चुकी थी। जवाबन भी वो रोती जा रही थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या कहूँ विलादा। वो इसे अपने से अलग करते हुए प्यार से बोले। विलादा ने अपनी भीगी हुई आंखों को अफसोस से उन पर उठाया। आपने बहुत देर कर दी थी। आपको मैं एक बार भी नहीं याद नहीं आई है ना? वो जो कहना चाहती थी इसने बोल दिया। बहुत याद आई थी तुम बच्चे। आसिम साहब के इंतकाल की खबर सुनकर एक बार पाकिस्तान भी आया था। तुम्हें ढूंढने की कोशिश भी की थी लेकिन तुम नहीं मिली। अरमान को ये सब इसलिए नहीं बताया कि वो मज़ीद परेशान हो जाता। आफ्ताब साहब की सारी बात को अनसुनी करके इसका दिल सिर्फ एक लफ्ज़ पर टिक गया। इसके जहन में अरमान का नाम बार बार दोहराया जाने लगा। इसके कानों में इसका नाम वापस लूटता हुआ आ रहा था। इसके चेहरे पर बेसाख्ता मुस्कुराहट फैल गई। इसने एक नज़र सबकी तरफ देखा तो क्या इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हो चुकी थी। वो आज से आखिर 13 सालों के बाद मिल लेगा। आज वो अरमान आफ्ताब को देखेगी। वो कैसा लगता होगा इसे देख कर? क्या वो अपने आप को संभाल सकेगी? अरमान अरमान कहाँ पर हैं? वो आपके साथ नहीं आए? इसे इन सब के साथ ना पाकर वो अफसरदगी से बोलने लगी। सब ने ही इसे हैरानी और ताज्जुब से देखा। अरमान तुमसे मिला नहीं? नौशीन साहिबा के चेहरे पर हैरत थी। इसके सर पर जैसे काले साए दौड़ने लगे। वो अभी ताज्जुब से नफ़ी में सर हिला रही थी कि दनियाल फ़ौरन बोला। मिला था आंटी, शायद विलादा को भूल गया होगा। अभी 1 माह पहले ही तो मुलाकात हुई थी आपकी, भूल गई क्या? दनियाल की बात पर इसने नासमझी से इसे देखा। सब मुस्कुराकर विलादा को देखने लगे। वो जैसे अभी तक शौक की कैफियत में थी। अच्छा तो तुम खारियाँ ही होती हो ना? नौशीन साहिबा पिछली बात भुलाकर इसे पूछ रही थी लेकिन वो तो शायद पिछली बात से बाहर ही नहीं निकल पाई थी। जी वो मुश्किल यही बोल पाई। तो आप लोग आज ही कनाडा से आए हैं? दनियाल झट से बोला। हाँ अभी एयरपोर्ट से ही यहाँ पर काफ़ी पीने के लिए रुके थे। आफ्ताब साहब मुस्कुराते हुए बोले। डैड हम लोग गाड़ी के पास जा रहे हैं, आप वहीं पर आ जाइएगा। अहद बोला। उन्होंने सर इस बात में हिला दिया। विलादा की निगाह अब दूसरी बार अहद पर उठी थी। कितनी खूबसूरत ज़िंदगी गुजारी है ना अहद ने। किसी भी दुख या गम का नामो निशानी इसकी दुनिया में नहीं होगा। पता नहीं क्यों लेकिन वो हसरत से अहद और इसकी बीवी और बेटी को देखते हुए सोचने लगी। अहद दनियाल और सहर से मिलने के बाद इसकी तरफ मुस्कुराकर देखने लगा। सी हो विलादा। इसकी बात का विलादा ने मुस्कुराकर जवाब दिया। हम भी अब चलते हैं। वैसे भी अब सारी बातें यहीं पर खड़े खड़े ही तो नहीं करनी ना। अब तो तुम खारियाँ में ही हो। कल घर आओगी तो खूब बातें करेंगे। प्लीज़ कल हमारे घर ज़रूर आना। नशीन साहिबा चेहरे पर मुस्कुराहट लिए शाइस्तगी से इसे बोली तो वो अजीब किस्म की पहलू में फंसी न चाहते हुए भी ज़बरदस्ती मुस्कुरा कर सर इस बात में हिलाने लगी। इसे कुछ समझ में नहीं आ रही थी। दनियाल अरमान को जानता है लेकिन वो अरमान इसे अभी तक नहीं मिला। दनियाल ने इसकी बात टोक कर इसे अरमान के बारे में मज़ीद सवाल करने से खामोश करवा दिया और उल्टा झूठ भी कहा कि वो इससे मिल चुकी है। वो इससे कहाँ और कब मिली है? वो तो पागलों की तरह 13 सालों से अरमान का इंतज़ार करती रही है। अचानक ही इसका सर सोच सोच कर बुरी तरह फटने लगा। मुझे अपना नंबर दे दो विलादा। नौशीन साहबा की आवाज़ पर इसका बहुत से सवालों में उलझा हुआ जहन बेदार हुआ। इसने सवालिया अंदाज में नौशीन साहिबा को देखा। जी आंटी क्या कहा आपने? मुझे अपना फ़ोन नंबर दे दो ताकि कल मैं तुम्हें खुद फ़ोन करके आने का टाइम बता दूं। वो मुस्कुराती हुई बोली तो इसने अस्पात में सर हिलाकर इनके फ़ोन पर अपना नंबर लिखवा दिया। नौशीन साहिबा और आफ्ताब साहिब से बात करने के बाद वो तीनों उन्हीं के साथ पार्किंग लॉट में आ गए। इन दोनों को गाड़ी तक छोड़ कर मिलने के बाद वो तीनों वापस अपनी गाड़ी की तरफ मुड़े। दनियाल ये तुम क्या? इंतहा की उलझन और सवालात से भरे चेहरे से वो कुछ बोल ही थी कि दनियाल ने इसे एक बार फिर टोक दिया। मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रही विलादा, गाड़ी में बैठकर बात करते हैं। दनियाल ने ये कह दिया तो वो खामोश होकर गाड़ी की तरफ बढ़ गई। सहर इन दोनों को ही बारी बारी नासमझी से देखती जा रही थी। गाड़ी पार्किंग लॉट से बाहर निकलकर अब सुरमई और कदरे सुनसान सड़कों पर चल रही थी। गाड़ी में कब्रिस्तान की सी खामोशी थी। आप आफ्ताब अंकल की फैमिली को कैसे जानते हैं? दनियाल बैक व्यू मिरर से इसे देखते हुए बिना कोई तासुर दिए बोला। मेरे पापा के बिजनेस पार्टनर्स और दोस्त थे, हम हमसाए भी थे। वो बेचैनी से इसे जवाब दे रही थी। आपका कोई दोस्त अरमान भी था? दनियाल ने यह सवाल पूछकर बगौर इसके चेहरे को पढ़ने की कोशिश की। हाँ आफ्ताब अंकल का एक बेटा है अरमान, हम दोनों एक दूसरे के बचपन के दोस्त हैं।
इनफैक्ट उस्मान, मेरा और अरमान का बचपन एक साथ ही गुजरा है। वो बहुत ही संजीदगी से ये बात कह रही थी। दनियाल और सहर ने हैरानी से इसे देखा। आप अरमान से कभी मिली नहीं है? दनियाल ने इंटरव्यू लेते हुए एक और सवाल झाड़ा। 13 साल हो गए नहीं मिली। ये बात वो अफसोस से कह रही थी। गाड़ी में दनियाल और सहर का एक बहुत ही बड़ा कहका बुलंद हुआ। मेरी बेवकूफ़ और सादा बहन SSG कमांडो मेजर अरमान खान, ये अरमान आफ्ताब हैं। ये अल्फाज सुनते ही इसके कानों में ज़ोरदार झमाके होने लगे। इसका सांस और धड़कन जैसे एक साथ ही बंद हो गए थे। वो वहीं पर पत्थर का मुजस्मा बनी आंखें फैलाए बेयकीनी से दनियाल के अल्फाज पर गौर करने लगी। इसे लगा कि अब वो अगला सांस नहीं ले पाएगी। ये तुम क्या कह रहे हो दनियाल? पर मुश्किल लर्जते हुए लबों के साथ एक सवाल पूछा गया। मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। गड़बड़ तो मुझे पहले दिन ही लगनी शुरू हो गई थी। अब ज़रा वज़ीरिस्तान से आ लेने देखना, मैं इन्हें कैसे पूछता हूँ। आंटी, लोगों के सामने तो मैंने इन्हें बचा लिया था। ये कहकर वो आपसे मिल चुके हैं। सहर और दनियाल एक बार फिर हंसने लगे। वो वहीं पर हक दक बैठी रह गई। क्या अरमान खान ही इसका अरमान था? वो अपनी कनाडा में अयाशी से भरी पुरसकून ज़िंदगी को उस्मान के लिए कुर्बान करके पाकिस्तान वापस आ गया था। क्या वो हमेशा से ही इसकी फ़िक्र करता था, इसके बारे में सोचता था? क्या इसे विलादा सुल्तान हमेशा से याद आती थी? अगर वो आपके इतने ही बेस्ट फ्रेंड थे तो आप इन्हें पहचानी क्यों नहीं? दनियाल के सवाल ने इसे सोच की वादियों से बाहर निकाला। हाँ, मैं इसे पहचान क्यों नहीं पाई? वो बेहयाली में यह सवाल खुद से करने लगी। वो तो मुझे उसी वक्त ही पहचान गया था जब मैं उसे पहली बार मिली थी। ये बात भी उसने किसी दूसरी दुनिया में खोकर ही कही थी। हाँ, मुझे पूरा यकीन है कि वो तुम्हें पहली नज़र में ही पहचान गए थे। मुझे अभी तक आप दोनों की वो पहली मुलाकात याद है जिसमें वो तुम्हें बेयकीनी से देखते रह गए थे। वो और सबसे ज़्यादा हैरानी तब होती थी जब वो तुम्हारी फ़िज़ूल सवालों का नॉर्मल से अंदाज में जवाब दे देते थे। वरना लड़कियों के इस तरह से फ्री हो जाने वाले रवैये से तो वो चिढ़ जाते थे। सहर की आखिरी बात पर वो चौंकी और एक गहरी सांस अंदर खींच कर रह गई। दनियाल ने इसे बैकव्यू मिरर में दुख से देखा। सहर भाई अफ़गानिस्तान से कब तक वापस आ जाएंगे? दनियाल ने फ़ौरन अपना टॉपिक बदला। विलादा को इस पर बेख्तियार प्यार आया। इसकी निगाह अब खिड़की से बाहर थी। सारे रास्ते वो अरमान के बारे में सोचती रही। इससे कहे हुए अपने जुमलों पर ज़ेरे लब मुस्कुराती रही। इसका जी भर के रोने को दिल कर रहा था, लेकिन वो कम अज़ कम इन आंसुओं को किसी के सामने अयान नहीं कर सकती थी। सब बिल्कुल खामोश रही। अगर एक भी लफ्ज़ बोलेगी तो यकीनन रो देगी। दनियाल ने इसके बाद इसे नहीं बुलाया था। वो सहर के साथ ही बातें करता रहा। इसे स्पेस चाहिए थी जो दनियाल ने इसे दे दी थी, और एक अजीब सा इत्मीनान और सुकून इसके चेहरे पर आ गया था। सदियों पुराना दिल पे बोझ जैसे अब हल्का हो गया था। गाड़ी इसके घर के सामने खड़ी कर दी गई। विलादा, घर नहीं जाना? सहर इसके खामोशी पर कदरे हैरान होती हुई बोली। वो इसकी आवाज़ पर चौंकी। हाँ हाँ, जाना है, घर आ गया है। वो कंफ्यूज लग रही थी। जी विरादा, हम घर पहुंच गए हैं। दनियाल बोला। ओह अच्छा। इसने ये कहकर गाड़ी की पिछली सीट का दरवाज़ा खोला। खुदा हाफिज़, कल हॉस्पिटल में मुलाकात होगी। फिर वो आगे को बढ़कर सहर के दोनों गालों पर बोसा देते हुए बोली। बाय मेरी जान। सहर प्यार से बोली तो वो गाड़ी से नीचे उतर गई। वो गाड़ी से बाहर निकलकर अपने गेट पर पहुंची तो आहट पर वापस पीछे मुड़ी। सामने दनियाल खड़ा था। विलादा, आपने सहर की बात का माइंड तो नहीं किया? वो तासुफ और शर्मिंदगी से बोला तो विलादा चौंकी। किस बात का? नहीं दानी, बिल्कुल भी नहीं शहज़ादे। वो बड़ी बहनों की तरह इसके गाल प्यार से थपथपाते हुए बोली। अगर माइंड करती तो खुद इसके मुंह पर 2 थप्पड़ लगा लेती। वो हंसती हुई बोली तो दनियाल के चेहरे पर इत्मीनान उतर आया। अपना ख्याल रखिएगा आप। वो मुस्कुराया। तुम भी अपना ख्याल रखना, कल बात होगी। खुदा हाफिज़। वो गेट पर बैल देते हुए बोली। अल्लाह हाफिज़। वो मुस्कुराकर गाड़ी की तरफ बढ़ गया। कुछ ही लम्हों में चौकीदार ने दरवाज़ा खोल दिया तो वो वापस मुड़कर हाथ में हिलाती हुई इन दोनों को एक बार फिर खुदा हाफिज़ करने लगी। इसे अंधेरे में दनियाल ही हाथ हिलाता दिखाई दे रहा था। वो अंदर बढ़ गई। अंदर आते ही इसे गाड़ी के आगे बढ़ जाने की आवाज़ आई। वो ज़ेरे लब मुस्कुराई और अपने सामने बने अपने खूबसूरत से घर को देखने लगी जो शायद इसका कभी था ही नहीं। आज की एक यादगार रात वो इस बेमोल घर के अंदर रहकर नहीं गुजारना चाहती थी। सो वो अपने कमरे से चाबियां लेकर रिदा से कुछ कहकर वापस गेट से बाहर निकलकर पैदल चलने लगी। इसकी आंखों से बेहतियात तेजी से आंसू बहने लगे। अंधेरे में दरख्तों के नीचे सड़क के साथ बने फुटपाथ पर वो लवारसों की तरह चलती हुई अपनी सल्तनत में जा रही थी, जिस सल्तनत की वो महारानी थी। वो जैसे एक बार फिर अपना बचपन जीने जा रही थी।
सुबह तकरीबन 5 बजे इसकी गाड़ी एक तवील ड्राइवे अबूर करती हुई पोर्च में आकर रुकी। इसके चेहरे पर थकन के असरात थे और आंखों में गहरी सुर्खी थी। गाड़ी का हॉर्न बजते ही हान बाबा हमेशा की तरह बाहर निकले, लेकिन इस बार इनके चेहरे पर अजीब किस्म की परेशानी थी। अस्सलाम वालेकुम हान बाबा, वो इनसे हमेशा की तरह मुस्कुराकर बोला। वालेकुम अस्सलाम छोटे साहब, वो संजीदगी से बोले। अरमान ने अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाई। ये घर में गार्ड्स इतने ज़्यादा क्यों हैं? वो पोर्च और गेट के पास मामूल से बरअक्स गार्ड्स की तादाद देखकर बोला। वो दरअसल अरमान नौशीन साहिबा की खुशी से भरपूर आवाज़ खान बाबा की बात काटती हुई इसके कानों को सुनाई दी। वो ठुठक कर पीछे मुड़ा। मेन डोर की सीढ़ियाँ उतरती हुई नौशीन साहिबा तेज़ी से चलती हुई इस तक आ रही थी। अरमान शायद मज़ीद कुछ भी सोचना ही भूल गया। इसकी निगाह नौशीन साहिबा से हटकर फ़ौरन खान बाबा पर गई, जिन्होंने इसके अपनी तरफ देखते ही निगाहें नीची कर ली। मेरा बच्चा, उन्होंने फ़ौरन इसे अपने साथ लगाया और खुशी से रो पड़ी। मम्मी, आप यहाँ पर कैसे? इसके जहन में सिर्फ एक ही खदशा था, जिसकी वजह से वह सही से बात तक नहीं कर पा रहा था। पूरे 2 साल हो गए हैं तुम्हें हमसे मिले हुए, अब रहा नहीं गया तो हम सब आ गए। वैसे भी 13 सालों के बाद अपने मुल्क वापस आई हूँ। इनकी आंखों में अभी तक नमी थी। डैड भी आए हैं, वो बिना कोई तासुर दिए बोला, लेकिन अंदर से वो इनसे कुछ और ही पूछना चाहता था। हाँ, सब आए हैं। तुम्हारी भतीजी भी आई है, जिसे अभी तक तुम बराह रास्त नहीं मिले। इनके चेहरे पर गिला था। मम्मी, क्या करता, चाह कर भी नहीं आ सकता था। अब की बार वो मुस्कुराया। चलो आओ, अब अंदर चलें। वो इसके बिल्कुल साथ ही लगी हुई थी। हान बाबा, गाड़ी में से मेरा बैग निकाल कर मेरे कमरे में रखवा दें। वो थोड़ा सा चलकर वापस मुड़ा तो हान बाबा ने फ़ौरन इस बात में सर हिलाया। आप लोग कब आए हैं? वो वापस से पलटते ही ये सवाल अपने दिल पर पत्थर रखकर पूछ रहा था। हम तो कल ही आए हैं, रात को तकरीबन 12 बजे घर पहुंचे। इनके जवाब ने इसे अंदर तक सुकून और इत्मीनान पहुंचा दिया। आने से पहले बता तो देती। वो दोनों सीढ़ियाँ अबूर करते हुए बोले। अगर बता देते तो तुम्हारा ये सरप्राइज़ चेहरा कैसे देखती? सरप्राइज़ तो मैं वाकई में बहुत हो गया हूँ। इसने दिल में सोचकर एक गहरी सांस अंदर खींचते हुए दरवाज़ा खोला। मेरा बच्चा कितना कमज़ोर हो गया है, पता नहीं किस किस किस्म की तकलीफ़ों से गुजरा होगा हमारे पीछे से। इनकी फ़िक्र पर वो मुस्कुरा पड़ा। कोई कमज़ोर नहीं हुआ मैं, और ना ही कोई तकलीफ़ हुई है मुझे। इनफैक्ट बहुत सुकून और खुशी मिलती है जब अपनी ड्यूटी दे रहा होता हूँ। वो दोनों लाउंज में आ गए। तुम आर्मी वालों को हम नहीं समझ सकते। वो गहरी सांस लेकर इसे प्यार से देखने लगी। आप सब कितने अरसे के लिए आए हैं? वो टांग पर टांग रखते हुए बोला। भाई, मैं तो पूरे 1 महीने के लिए आई हूँ, बाकी सबका मुझे कुछ नहीं पता। तुम्हारे डैडी और मदीहा भी शायद मेरे साथ ही रुक जाएं, लेकिन अहद का कुछ कहा नहीं जा सकता वो कितनी देर रुकता है। ओहो, बातों बातों में मैंने तुम्हें पानी तक नहीं पिलाया। बल्कि ऐसा करते हैं, साथ बैठकर नाश्ता करते हैं। बहुत अरसा हो गया तुम्हारे साथ बैठकर बातें किए हुए। इनकी हर बात में जैसे हसरत के असरात होते थे। मम्मी, अब आप परेशान मत हो। मैं भी कुछ दिन अब छुट्टी पर ही हूँ। इत्मीनान से बैठकर आपने जितनी भी बातें करनी है कर लीजिएगा। वो उठकर नौशीन साहिबा के साथ आकर डबल सोफे पर इनके गिर्द बाजू हायल करता बैठ गया। चलो ठीक है, फिर आज मैं खुद अपने हाथों से तुम्हारे लिए नाश्ता बनाती हूँ और बाहर पोल साइड पर लगवा देती हूँ। वो इसके गाल पर प्यार करते हुए सोफे से उठ गई। तो इसने स्वाद में सर हिलाया। बल्कि मैं विलादा को भी फ़ोन कर देती हूँ। अच्छा रहेगा अगर वो भी हमारे साथ नाश्ते में शिरकत करेगी। अगर वो जान लेती कहाँ उनके लबों से निकलने वाले वाले अल्फाज कैसे इसके सीने में छुरियां मारेंगे, तो वो यकीनन इसके सामने ये बात कभी भी ना करती। वो अपनी सांस रोके हुए यकीनी सही ने फ़ोन मिलाते हुए देखता जा रहा था। पता नहीं ये फ़ोन क्यों नहीं उठा रही। इनकी परेशान कुन आवाज़ कानों में पड़ते ही वो पत्थर का मुजस्मा बना एक कड़वा घूंट हल्के में उतार कर सोफे पर से फ़ौरन उठा। मम्मी, इसने इनके शाने को कांपते हुए हाथ से खोले से हलाया। वो लाइलमी से पीछे मुड़ी। आप विलादा से मिल चुकी हैं? ये सवाल पूछते ही इसके रगों में तेज़ी से खून दौड़ने लगा। हाँ, तुम्हें बताना तो भूल ही गई। वो फ़ोन बंद करती हुई अब मुकम्मल तौर पर इसकी तरफ मुतवज्जा हुई। कल रात को हम एयरपोर्ट से होटल कॉफ़ी वगैरह पीने के लिए रुके थे। वहाँ पर हारून भाई के बेटे और बहू से मुलाकात हुई थी। इन्हीं के साथ विलादा भी थी। यकीन करो, जब दनियाल ने इसे हमसे मुतारफ़ करवाया तो जैसे मेरे अंदर से तो जान ही निकल गई। यकीन नहीं आ रहा था कि ये वही विलादा है। दिखने में तो बिल्कुल बचपन जैसी है, लेकिन शायद अब पहले से ज़्यादा प्यारी हो गई है। वो इसकी आंखों में देखकर ही इसकी आंखों की हालत जाने बिना रात का किस्सा सुना रही थी, और वह वहीं पर साकत खड़ा अपनी आंखों में बेयकीनी लिए इन्हें देखते जा रहा था। वैसे वो तुम्हारा भी पूछ रही थी। इसने पहला सवाल तुम्हारे बारे में ही किया था। तुम इससे मिले नहीं हो? वैसे दनियाल ने कहा था कि तुम इनसे 1 माह पहले मिले थे। वो इससे सवाल पूछ रही थी जिसकी हालत से लग रहा था कि शायद अब कभी कुछ नहीं बोल पाएगा। अरमान, उन्होंने हैरानी से इसका शाना हिलाया। नहीं, वो 2 कदम पीछे हटा। इसकी आंखें सुर्ख हो चुकी थी। वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता था। इसे जिस बात का अंदेशा था, आज इसी चीज़ ने इसे अंदर तक खौफजदा कर दिया था। नौशीन साहिबा इसे हैरत से देख रही थी। हाँ, मेरी
मुलाकात हुई थी इससे मिलकर मिलकर बहुत खुश हुई थी। अगर वो फ़ोन नहीं उठा रही तो मैं इसे इसके घर से पिक कर लेता हूँ। आप नाश्ता तैयार करें, मैं इसे लेकर आता हूँ, फिर इकट्ठे मिलकर नाश्ता करेंगे। दूसरे लम्हे इसने अपने चेहरे के तासुरात बड़ी महारत और सफाई से ऐसे तब्दील किए जैसे अपने अंदर की हर चीज़ को एक राज बना लिया हो। हाँ ठीक है, लेकिन वो अपने घर नहीं रहती। नौशीन साहिबा ने हैरत से पूछा। नहीं, वो मुख्तसर सा कहता हुआ उनके साथ लाउंज से बाहर आ गया। अच्छा फिर जल्दी आना, वो मुस्कुराकर बोली तो उस बात में उसने सर हिला दिया। एक अजीब किस्म की बेचैनी और खौफ इसकी रगों में दौड़ने लगी थी। वो तेज़ी से अपनी गाड़ी में बैठकर विलादा के घर की तरफ बढ़ गया। इसने जल्दी से अपना फ़ोन जीन्स की जेब में से निकाल कर मिलाना शुरू कर दिया, लेकिन बेल जाने के बावजूद भी कोई फ़ोन नहीं उठा रहा था। इसे कैसा लगा होगा जब इसे पता चला होगा कि मैं ही अरमान हूँ, या फिर वो क्या सोच रही होगी कि मैंने उसे बताया तक नहीं। वो सब कुछ इसे खुद अपनी नज़रों के सामने बिठाकर बताना चाहता था। वो इसका एतमाद कभी भी नहीं खोना चाहता था। इसने गाड़ी इसके गेट के सामने रोकी और तेज़ी से चलता हुआ गेट तक गया। चौकीदार की गेट खोलते ही वो अंदर की तरफ बढ़ गया। पोर्च में विलादा की गाड़ी खड़ी थी। इसे इत्मीनान हुआ मेरी विलादा से बात हो सकती है, वो अपने कमरे में है। लाउंज में आपा को सलाम करने के फ़ौरन बाद वो बोला। उन्होंने हाथ में तस्वीर थाम रखी थी और इस पर कुछ पढ़ रही थी। इसकी यहाँ पर इस वक्त मौजूदगी पर वो हैरान रह गई। नहीं बेटा, वो कल रात को घर आने के फ़ौरन बाद अपनी किसी दोस्त के घर चली गई थी। इनके जवाब पर इसका हल्क अंदर तक कड़वा हो गया था। दिल में अजीब किस्म का इज़्तिराब बढ़ता जा रहा था। शुक्रिया आंटी, वो मुश्किल मुस्कुरा कर कहता हुआ वो घर से बाहर निकल गया। वह जानता था कि वो कभी भी किसी के भी घर रात नहीं ठहरती। वो वैसे भी रात के 12 बजे इसे किसी के घर जाने की क्या ज़रूरत पड़ गई थी। और अपने जहन में सवालात की बौछार लेकर वो दनियाल का नंबर मिलाते हुए गाड़ी में बैठ गया। हेलो दानी। दूसरी तरफ फ़ोन उठाते ही उसने अपनी आवाज़ को बिल्कुल नॉर्मल रखते हुए बात की। दनियाल के जवाबन कुछ कहने पर वो फ़ौरन बोला, कल तुम सब घर कितने बजे पहुंचे थे? काफ़ी रात हो गई थी, 12:30 1-2 बज गए थे। दनियाल की नींद और सुस्ती से बोझल आवाज़ आई तो विलादा को इसके घर ही छोड़ा था। मेरा मतलब है कि मम्मी ने मुझे बताया कि तुम सब इनसे मिल चुके हो। इसका हाथ बेसाख्ता अपने सर की तरफ उठा। अच्छा अच्छा, तो आप इस बारे में बात कर रहे हैं। पता है, और रात को विलादा को आपके बारे में पता चला तो इनका चेहरा देखने वाला था। मुझे अगर पता होता कि वो आपको बचपन से ही जानती तो है तो मैं फ़ौरन उन्हें आपकी सच्चाई बता देता। दनियाल की आवाज़ में से सारी सस्ती गायब हो गई और वो पूरी तरह चौकस होकर इसकी बात का जवाब देने लगा। वो तो ठीक है। इसके दिल में बहुत सी सोचें जन्म लेने लगी जिन्हें वो कितना सोचना भी नहीं चाहता था। वो दनियाल इसकी परेशानी को भांप कर आहिस्तगी से बोला, कल तुम इसे घर छोड़ कर गए थे ना? इसने लफ्ज़ तुम पर जोर दिया। जी। इसके जवाब से इरमान के जिस्म में तकलीफ़ और अज़ियत की एक शदीद लहर दौड़ी। ठीक है, खुदा हाफ़िज़, ने संजीदगी से कहते हुए फ़ोन बंद कर दिया। विलादा, कहाँ ढूंढूं तुम्हें? इसके जहन में दूर दूर तक ऐसी कोई जगह नहीं आ रही थी जहाँ पर वो इसे ढूंढता। फिर कुछ सोचकर वो मस्जिद तक गया। गाड़ी मस्जिद के एंड बाहर छोड़कर वो अंदर चला गया। इसने मस्जिद के हर एक कोने में ढूंढा, लेकिन वो कहीं भी नहीं थी। इसे अब वाकई में परेशानी हो रही थी। इसे समझ नहीं आ रहा था कि वो इसे ढूंढे तो कहाँ ढूंढे। वो थके मांदे जिस्म के साथ अपनी गाड़ी में आकर बैठ गया। इसके माथे पर से पसीना फिसल कर नीचे गिर रहा था। अगर इसने अपने साथ कुछ गलत कर लिया तो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना उसने। वो कभी सोचेगी भी नहीं ऐसा। लेकिन फिर भी सवाल यह था कि वो इसे ढूंढे कहाँ पर, वो इसे मिलेगी कहाँ। घर पहुंचते ही इसने गाड़ी अपने सामने बने दो आलीशान महलनुमा कोठियों के बिल्कुल सामने खड़ी कर दी और वहीं पर बैठे बैठे इन घरों को बगौर देखने लगा। विलादा, आसिम साहब के महल का ताला खुला देखकर वो तेज़ी से दरवाज़ा खोलकर इस घर की तरफ बढ़ा। बेहतियात इसकी आंखों में नमी उतर गई। गेट के पास पहुंचकर इसने हौले से दरवाज़ा पीछे किया। इसने अपना एक कदम आगे बढ़ाया तो यूं लगा जैसे एक बहुत ही भारी पत्थर इसके सीने पर से हटा दिया गया है। फिर एक के बाद बहुत से इकदाम चलने के बाद वो मेन डोर के पास पहुंचा। दरवाज़ा खोलकर वो अंदर की तरफ बढ़ा तो जैसे एक इत्मीनान सा सारे जिस्म में उभर आया। सारे घर में कब्रिस्तान की सी खामोशी थी, लेकिन जैसे घर की हर एक चीज़ इसके रूह को सुकून पहुंचाने लगी थी। इसे मालूम था कि वो कहाँ होगी, सो वो राहदारी के कोने में जाकर सीढ़ियाँ अबूर करने लगा। जैसे जैसे वो सीढ़ियाँ अबूर करने लगा वैसे वैसे वो बहुत से आंसू इसके गालों पर नहर की मांदिद बहने लगे। अभी वो एक आर्मी ऑफिसर नहीं लग रहा था। अभी वो बिल्कुल 15 साल का एक मासूम बच्चा लग रहा था जो अपनी 13 साल से बिछड़ी दोस्त से मिलने के लिए बेताब था। ऊपर आते ही इसके बिल्कुल सामने दो कमरे थे जिनमें से एक का दरवाज़ा खुला हुआ था। इसे नहीं मालूम हुआ कि कब एक बेनाम आंसू इसकी आंखों से बहकर गाल पर लड़ख गया।
वो दबे दबे कदमों से बमुश्किल चलता हुआ आहिस्ता खुले दरवाजे के पास जाकर खड़ा हो गया और इसके कदम जैसे वहीं पर जंजीर हो गए। सामने का मंजर देखकर जैसे वो अपने अंदर बची कुची हिम्मत भी हार गया। वो सामने उस्मान के बेड पर बैठी घुटनों में सर छुपाए हुए थी। चौखट पर आहट पाकर इसने अपना चेहरा ऊपर उठाया। इन दोनों की आंखें एक दूसरे के साथ मिली। आंसू से भरी इन सुर्ख आंखों में जैसे चमक उभर आई। इनमें ना कोई तकलीफ दिखाई देती थी और ना ही कोई गिला। वो वहीं पर दम साधे सख्त खड़ा रहा। तुम मेरे ही अरमान हो ना? भारी आवाज़ में जो इसके मुंह से अल्फाज निकले उन्होंने अरमान को जैसे एक बार फिर सांस बहाल करने पर मजबूर कर दिया। तुम उस्मान के अरमान हो ना? वो वहीं पर बेड पर बैठी जैसे अब खुद तस्दीक कर रही थी। अरमान अपने हाथ की पुश्त से आंसू साफ करता हुआ आहिस्तगी से चलकर इसके पास आकर बैठ गया और विलादा का हाथ थाम लिया। विलादा ने बेसाख्ता इसका हाथ देखा। इसके हाथों का लम्स जैसे इसे सुकून देने लगा था और फिर बेयकीनी से इसका चेहरा देखने लगी। इसके चेहरे पर सिवाय ताज्जुब के कोई असरात ना थे। हाँ, मैं तुम्हारा ही अरमान हूँ विलादा, मैं तुम्हारा और उस्मान का अरमान हूँ। आंसू एक बार फिर इसकी आंखों से फिसल रहे थे। क्या मैं तुम्हें जी भरकर देख सकती हूँ? वो इसके चेहरे के एक तरफ हाथ फेरती हुई बोली और बगौर इसे देखने लगी। वो हमेशा की तरह अपने तमाम तीखे नकोश के साथ बड़ा हैंडसम और वजीहा दिखाई दे रहा था। हमदार पलकों से सजी डार्क ब्राउन आंखें मामूल से हटकर सुर्ख थी। कदरे उठी हुई सतून नाक इसके चेहरे पर अपनी तमाम तर मुजीनियत के साथ इस्तेसादा था। वो बिल्कुल बदल चुका था, लेकिन इसकी आंखें बिल्कुल भी नहीं बदली थी। अगर वो कभी इसकी आंखों में आंखें डालकर तकरीबन 1 मिनट गौर कर लेती तो वो इसे झट से पहचान जाती। तुम बहुत बदल गए हो, लेकिन तुम्हारी आंखें बिल्कुल भी नहीं बदली। वो जैसे इसकी आंखों में खोए हुए अंदाज से देखकर हल्की आवाज़ में बात कर रही थी। अरमान मुस्कुराया। अरमान, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया था कि तुम कौन हो? इसकी आंखों से ज़ारों के तार आंसू टपकने लगे। मालूम नहीं। अब की बार वो भी इसे बगौर देखने लगा। विलादा, एक बात पूछूं? वो अभी तक इसका हाथ थामे हुए था। पूछो, वो बिल्कुल आहिस्तगी से बोली। तुम मुझसे मोहब्बत करती हो? झिझक कर पूछे गए इस सवाल से विलादा के तसरात में कोई बदलाव ना आया। वो बस ऐसे जैसे अभी तक जी भर के ही इसे देख रही थी। मोहब्बत का तो अभी पता नहीं, लेकिन मुझे तुम पर फ़ख्र है अरमान। और ये कहती वो इसके सीने के साथ लगकर फूट फूट कर रो दी। अरमान ने इसके सर पर प्यार से हाथ रखा। मुझे मुझे तो अभी भी यकीन नहीं आ रहा कि तुम हमेशा से ही यहाँ पर थे। अपने मुल्क के लिए, यहाँ पर बसने वाले करोड़ों लोगों की हिफाजत के लिए, कुछ वादे पूरे करने के लिए। अरमान, मुझे लगता है कि हमने जैसे अपनी ज़िंदगी का मकसद पूरा कर लिया है और कामयाबी हासिल कर ली है। अगर मुझे अभी तक तुमसे मोहब्बत ना भी होती तो तुम्हारी ज़िंदगी देखकर मुझे तुमसे इश्क हो जाता। मुझे तुम्हारी कुर्बानियों से, तुम्हारे निभाए गए वादों से, तुम्हारे बुलंद हौसले से, तुम्हारी अपने दोस्त से इस कदर मोहब्बत से इश्क हो गया है। अरमान, मुझे मुझे अब कभी भी किसी कीमत पर कहीं भी छोड़ के मत जाना प्लीज़। अगर तुम मेरी ज़िंदगी में आसानियाँ ले आए हो तो इस ज़िंदगी को अपना हमेशा हमेशा का साथ देकर खुशियों से भी भर दो। अब मुझे खुशियाँ चाहिए हैं अरमान। अब खुश रहना ही मेरी ज़रूरत बन चुकी है। ये सब बातें वो इसके सीने के साथ लग कर कह रही थी और वो हक दक बैठा इसकी ये सारी बातें सुनता जा रहा था। वो इससे अलग होते हुए इसकी आंखों पर गहरी निगाह डालने लगी। मुझे अपना साथ दोगे अरमान? ये अल्फाज इसने इंतहाई संजीदगी से कहे थे कि अरमान इसके अंदाज पर हैरान रह गया। इसने इसका दूसरा हाथ थामा और धीरे से मुस्कुराते हुए इस बात में सारी लाया। विलादा के चेहरे पर खुशी भरी चमक दौड़ी। तुम हमेशा से ही मेरी थी विलादा। तुम मेरे ऊपर दादा, अब्बू और उस्मान की अमानत थी। बीच में शायद ऐसा लगा था कि मैंने तुम्हें खो दिया है, लेकिन जिनकी ज़िंदगी में एक साथ अ, होना लिखा हो वो ज़िंदगी किसी भी मोड़ में मिल जाते हैं। और एक ऐसे ही अनजाने मोड़ पर तुम मुझे मिल गई और फिर मैंने तुम्हें अपने से दूर नहीं होने दिया। विलादा जैसे गुजरे महीनों की यादों को सोच रही थी। वो वाकई में इसके बिल्कुल करीब ही रहता था। इसकी खुशी और दुख में साथ साथ था। आई लव यू विलादा। वो आपकी बार खुश दिली से मुस्कुराया तो विलादा के चेहरे पर शरारत सिमट आई। अब ये क्या सच्ची वाला आई लव यू है? इस दिन भी सच्ची वाला ही कहा था मोहतरमा। वो मुस्कुराया। उस दिन वैसे तो मुझे आजमा रहे थे। वो इसे जांचती हुई निगाहों से सवालिया अंदाज में देखते हुए बोली। नहीं दानी। दानी ने कहा तो मैंने पूछ लिया। वो शाने चकाकर बोली। जैसे दानी की तुम बड़ी मानते हो ना? वो इसे नाराज़गी से देखते हुए बोली। ओह, याद आया, मम्मी नाश्ता बना रही हैं। उन्होंने तुम्हें अपने साथ लेकर आने के लिए कहा है। वो फ़ौरन बात का रुख मोड़ने के लिए कुछ और याद करके बेड पर से उठ गया। विलादा ने इसे सवालिया अंदाज में देखा। मुझे? हाँ, आप जल्दी से उठो और मेरे साथ चलो घर। इसने उसका हाथ थामा। नहीं, अभी मैंने अपने घर जाना है। वहाँ से फ्रेश होकर ही तुम्हारे घर आऊँगी और मुझे मेरे घर तुम ही लेकर जाओगे। वो बेड पर से उठी। नहीं ना,
नाश्ता ठंडा हो जाएगा और मैं बहुत थक चुका हूँ। वो बेज़ारी से बोला। इतने महीने जो मुझे ना बताकर अपने इंतज़ार में थकाते रहे हो, अब उसका हिसाब कौन देगा? इसकी शिकवा अमेज़ मसनूई आवाज़ पर वो हक्का-बक्का से देखता रह गया। चलो फिर। इसके आहिस्तगी से जवाब देकर हार मान जाने पर वो खिलखिलाकर हँसी। प्लीज़ मम्मी को मत बताना कि मैंने तुम्हें अपने बारे में कुछ नहीं बताया था। वो इल्तिजाई अंदाज़ में बोला। देखते हैं, अगर मेरी सारी बातें मानोगे तो बिल्कुल भी नहीं बताऊँगी। वो उस्मान के कमरे का दरवाज़ा बंद करती हुई बोली। अरमान ने एक नज़र इसे देखा तो जैसे कुछ सोचकर मुस्कुराने लगा। इसकी निगाहें अपने ऊपर मखसूस करके विलादा ने भी इसे देखा तो जैसे जवाबन मुस्कुराने लगी। ऐसे क्यों मुस्कुरा रहे हो? वह दिलचस्पी से पूछ रही थी। पता नहीं, बस खुश हूँ। तुम्हें 13 साल बाद अपने बिल्कुल साथ पाकर बहुत खुशी महसूस हो रही है। लगता है जैसे सदियों पुराना खजाना जो कहीं खो गया था वापस मिल चुका है। इसकी बात पर विलादा दिल खोलकर मुस्कुरा दी। तुमने सारी रात यहाँ पर अकेले कैसे गुजारी? वो एक नज़र इस बड़े से घर पर घुमाते हुए बोला। मुझे अंधेरे से डर नहीं लगता और वैसे भी इस घर में मैं अकेली भी नहीं थी। वो दोनों सीढ़ियों से नीचे उतरने लगे। अरमान ने इसे मुस्कुराकर देखा और अपना हाथ आगे किया। विलादा ने एक नज़र इस पर डालकर मुस्कुराते हुए इसका हाथ थाम लिया। फिर वह दोनों ही मुस्कुराकर घर से बाहर निकल गए। इसने गाड़ी पोर्च में रोकी। वो दोनों गाड़ी में से बाहर निकले। विलादा ने अपने सामने बने इस आलीशान महल को प्यार से देखा। आज बहुत सालों के बाद ये घर दोबारा अपना अपना लगा है। वो बोले बिना ना रह सकी। अरमान मुस्कुराया। चलो आओ अंदर। फिर वो दोनों एक साथ अंदर चले गए। वो इसे लेकर पूल साइड पर आ गया। नौशीन साहिबा घास पर नफासत से पड़ी कुर्सियों में से एक पर बैठी हुई थी। विलादा वो इसे देखते ही खुशी से कुर्सी पर से उठ गई। विलादा मुस्कुराती हुई इनके पास चल कर आई और इनके साथ लग गई। अस्सलाम वालेकुम आंटी, वो प्यार से बोली। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो? वो दोनों एक दूसरे के साथ लगी कुर्सियों पर बैठ गई। अरमान भी इन्हीं के साथ आकर बैठ गया। मैं बिल्कुल ठीक। कहाँ पर रह गए थे तुम दोनों? मैं कब से इंतज़ार कर रही हूँ। वो हुफ्की से बोली। कहीं भी नहीं मम्मी, विलादा का घर थोड़ा दूर है। रास्ते में मुझे मेरा एक दोस्त मिल गया था तो उसी से बातें करते करते टाइम का पता नहीं चला। वो मेज़ पर पड़ी फ्रूट की खूबसूरत टोकरी में से सेब निकालते हुए बोला तो विलादा ने इसे हैरानी से देखा। सायरा, अब आप नाश्ता लगवा दें। उन्होंने अपने करीब ही खड़ी अपनी मुलाजमा से कहा जो फ़ौरन इस बात में सरी लाती हुई वापस मुड़ गई। और विलादा, आसिम साहब की डेथ के बाद तुम कहाँ पर चली गई थी? आफ्ताब ने मुझे बताया था। वो काफ़ी हद तक संजीदा थी लेकिन विलादा मुस्कुरा रही थी। पता नहीं क्यों लेकिन ये बात याद करते हुए इससे पहले जैसा दुख और तकलीफ नहीं हो रही थी। मामा की एक कज़न थी, उन्हीं के साथ रही थी। फिर मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हो गया था तो हॉस्पिटल चली गई। इसने मुख्तसर से जुमले में अपनी ज़िंदगी के गुजरे 13 सालों को बयान कर दिया कि आगे कुछ पूछने या सोचने के लिए बचा ही ना था। अरमान ने मुझे कभी बताया ही नहीं कि इसकी तुम्हारे साथ मुलाकात हो चुकी है। अगर बता देता तो कम अज़ कम मैं तो दौड़ कर तुम्हारे पास चली आती। वो मुस्कुराते हुए खुशी से बोल रही थी। इन मोहतरम साहब ने मुझे कौन सा कोई बताया था जो आपको बताते? वो बज़ाहिर मुस्कुराते हुए दिल में सोच रही थी। अरमान इसे देखकर मुस्कुराते हुए सेब खाते जा रहा था। फिर मुलाजमा नाश्ते के लज़ुमात से भरी ट्रे लाई, इनके नज़दीक लाकर रख दी और मैंने इनके लिए नाश्ता लगाने लगा। तुम अपने घर क्यों नहीं रहती? वो ऑमलेट का पीस काटने में मसरूफ़ हो गई। इसे डर लगता है अकेले रहने से, पहले से ज़्यादा डरपोक हो गई है। वो कुछ बोलने ही वाली थी कि इसके साथ बैठा अरमान मज़े से दूध में कॉर्नफ्लेक्स डालते हुए बोला। जी नहीं, मैं किसी से डरती वरती नहीं, बस आंटी घर में रहने को दिल नहीं करता। वो तो बस वैसे ही मैं नहीं रहती अपने घर में। अरमान, तुम कहीं बचपन की तरह इसे दोबारा तंग तो नहीं करते? वो माथे पर शिकने लाते हुए पूछ रही थी। नहीं मम्मी, बिल्कुल भी नहीं, बेशक पूछ ले इससे। अरमान ने इसे देखकर सवालिया अंदाज में अपनी आबरू चुकाई। जी आंटी, अब अरमान मुझे बिल्कुल भी तंग नहीं करता, इनफैक्ट बहुत ख्याल रखता है मेरा। वो इसे देखते हुए बोल रही थी। चलो ये तो फिर अच्छी बात है। अगर कभी तंग करे तो मुझे बताना। वो मुस्कुराती हुई बोली तो इसने इस बात में सर हिला दिया। वैसे अखत भाई की शादी कब हुई है? 3 साल हो गए हैं बेटा, इसकी शादी हमने कनाडा में ही अपनी बहन के घर की है। वो मुस्कुराती हुई बोल रही थी तो जवाबन इसने भी सर इस बात में हिला दिया। फिर वो तीनों मज़ीद बातें करने लगे। कुछ देर में आफ्ताब साहब ने भी आकर इन तीनों को ज्वाइन किया। वो इसके करियर के बारे में पूछने लगे। इसके अलावा भी उन्होंने बहुत सी बातें की। वो आज सच्चे मायने में ज़िंदगी को जी रही थी। खोए हुए प्यारों को वापस पाकर खुदा का शुक्र अदा कर रही थी। आज वो वाकई में खुदा की अपने ऊपर मेहरबानी और नेमतों पर दिल से खुशी मना रही थी। कहाँ लेकर जा रहे हो अरमान? वो भी इतनी रात को? अरमान इसका हाथ पकड़े रात के तकरीबन 11:30 बजे घर से लेकर पता नहीं किधर भगा रहा था। बस आने वाला है। इसे अपने पाँव तले नरम नरम घास महसूस हो रही थे। कैंट में इतनी तारीकी
इसने कभी नहीं देखी थी। अब रुक जाओ, इसने इसे अंधेरे में कहीं पर खड़ा कर दिया। वो 5 मिनट वहीं पर खामोशी से खड़ी इस वहशत भरी वीरानी को देखने लगी। ये तुम मुझे कहाँ पर ले आए हो यहाँ पर? तो इसके बाद मुकम्मल होने से पहले ही आसमान में अजीब किस्म का शोर और रोशनियां बिखर आई। इसने शौक की सी कैफियत में अपनी निगाहें आसमान की तरफ उठाई। आसमान पर आशबाजी होने से रोशनियों का समा था। इसने अपने इर्द गिर्द लाइटिंग को देखा, जहाँ पर कुछ लम्हे बहुत ही पहले तरीके और खूब अंधेरा था। हैप्पी बर्थडे विलादा, इसे अपनी पुश्त से अपने कानों के बिल्कुल करीब से अरमान की मदम आवाज़ आई। तो आज 25 मई थी, इसकी बर्थडे थी आज, लेकिन इसे याद भी नहीं था। शायद वो बरसों पहले इस तारीख की खसूसियत भूल चुकी थी। वो बेहतियार पीछे मुड़ी। अरमान एक घुटने के बल नीचे घास पर बैठ गया। विल यू मैरी मी? इसके हाथ में महरून रंग की एक डिब्बी थी, जिसमें एक बेशकीमती अंगूठी पड़ी थी, जिस पर लगा वाहिद फ़िरोज़ी रंग अपनी तमाम तर रअनाइयों के साथ चमक दमक रहा था। विलादा के गालों पर सुर्खी सिमट आई। इसने आहिस्तगी से इस बात में सर हिलाया। यस अरमान। अरमान अपने चेहरे पर दिलफरेब मुस्कुराहट लाते हुए इसे अंगूठी पहनाने लगा। अंगूठी सेकंड लास्ट उंगली पर पहनाते हैं। वो इसे अंगूठे के साथ वाली उंगली पर अंगूठी पहनाता देखकर फ़ौरन बोली, सॉरी सॉरी। फिर इसने इसे दूसरी उंगली में अंगूठी पहनाई। मेरे साथ आओ। वो इसे अपने साथ चलाता हुआ एक झील के पास ले आया। झील के बिल्कुल करीब ही एक नफासत से सजी मेज़ थी, जिसके गिर्द लाइटिंग का काम किया गया था। ये कौन सी जगह है? वो इसके साथ चलकर मेज़ तक आई। मेज़ के बिल्कुल करीब एक मुलाजिम खड़ा हुआ था। तुम हमारी फेवरेट बूटिंग भूल गई हो? वो ताज्जुब से इसे देखते हुए बोला। तो एक झुमका इसके जहन में आया। ओह, तो ब्रॉक पार्क है ये। वो मुस्कुराई। केक काटें? मेज़ पर पड़े दो ग्लास के दरमियान चॉकलेट केक पड़ा हुआ था। विलादा ने इस बात में सर हिलाया। तुम्हें मेरी बर्थडे याद थी? इसके मुंह में केक डालते हुए इसकी आंख में से एक बेनाम आंसू फिसला। वो मैं तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं भूल सकता। वो अपनी उंगली की नोक से इसका आंसू साफ करता हुआ बोला। तुमने आंटी अंकल से इस बारे में पूछा? मेज़ पर पड़ा टिश्यू पकड़ते हुए इसे सवाल किया। मुझे मम्मी ने ही कहा था, वरना मैं तुम्हें इतनी जल्दी प्रपोज करने वाला नहीं था। वो शरारत भरे लहजे में बोला। तो फिर आंटी को ही भेज देते, खुद आने की क्या ज़रूरत थी? वो एक नाराज़ निगाह इस पर डालती हुई बोली। यार मजाक कर रहा हूँ। मम्मी ने अपने छोटे बेटे की बीवी के तौर पर तुम्हें ही चुना है। अगर यकीन नहीं आता तो पूछ लेना। वो मुस्कुराया। मैं कैसे पूछ सकती हूँ? तुम भी अजीब ही बातें करते हो। वो दोनों अब एक दूसरे के सामने बैठे हुए थे। तो इसमें गलती क्या है? तो मम्मी से पूछना कि आंटी वाकई में आप मुझे अपनी बहू बनाना चाहती हैं, तो वो तुम्हारी तस्दीक कर देंगी कि हाँ विलादा, मैं वाकई में तुम्हें अपने अरमान की दुल्हन बनते देखना चाहती हूँ। देख लेना, वो ऐसा ही कहेंगी, फिक्र ना करो। वो बड़े मज़े से इसको तंग कर रहा था और वो इस बारे में सोचकर भी शर्म ख्याल से सुर्ख पड़ चुकी थी। ओह लुक हो इज़ ब्लशिंग। अरमान ने इसके गालों की सुर्ख मट्टी की तरह सुर्खी लिए देखकर जैसे महफूज हो रहा था। तुम्हारी जॉब? वह जल्दी से बात का मौजू बदलने की कोशिश करने लगी हैं। अरमान अपने सामने पड़े जूस का गिलास उठाते हुए ताज्जुब से बोला। मेरा मतलब है कि तुम्हारी जॉब की वजह से क्या तुम्हें शादी करने की इजाज़त है, या फिर इनके कुछ असूल होते हैं ना, जैसा कि कुछ अरसे शादी ना करना वगैरह? ये सवाल पूछते ही जैसे वो एक बार फिर पछताई। आज आके वो इसे शादी के बारे में ही सवाल करने लग गई थी। उन्होंने तो शादी की कब से इजाज़त दे दिया है, बस तुम ही नहीं मिल रही थी। इसके बाद पर वो मज़ीद शर्माने लगी। ओए होए, मुस्कुराहट तो देखो, क्या कातिलाना हमले किए जा रहे हैं। वो इसके चेहरे पर मज़ीद सुर्खी लाना चाहता था। क्या हम टॉपिक चेंज कर सकते हैं? वो तंग आकर बोली। क्यों नहीं, तुम बताओ किस टॉपिक पर बात करें? वो बगौर से देखता हुआ बोला। विलादा जैसे सोचती रह गई। कमाल बात थी कि इसे कोई और बात सोचनी ही नहीं आ रही थी। तुमने मुझे जब इतने सालों के बाद पहली बार देखा तो क्या सोचा था? वो दिलचस्पी और शौक से इससे पूछ रही थी। जैसे तुमने मुझ पर फ़ख्र किया था, बिल्कुल वैसे ही मैंने तुम्हें पहचान लेने के बाद तुम पर फ़ख्र किया था। वो मुस्कुराकर बोला। ओह। वो इसकी अगली बात सुनने के लिए बेताब थी। तो बताओ और ये कि तुम बिल्कुल भी नहीं बदली, बिल्कुल बचपन जैसी हो, बस एक बदलाव आया है। वो इसे बड़े गौर से संजीदगी से देख रहा था। वो क्या? वो बड़े तजस्सुस से इसकी आंखों में आंखें डाले हुए थी कि तुम अब पहले से ज़्यादा रोती हो। वट? वो जो किसी और जो आपको सुनने की मुंतज़िर थी, इसकी बात पर आंखें फैलाए देखती रह गई। हाँ विलादा, तुम रोती बहुत हो, प्लीज़ ये रोना धोना अब कम कर दो। वह मुश्किल अपनी हंसी दबाए से बात कह रहा था। बस यही बदलाव आया है मुझ में, और कुछ भी नहीं बदला। अरमान ने जानबूझकर इसे बगौर देखा और निचला लब बाहर निकाल कर नफ़ी में सारी लाया। इतना खास नहीं, वो मुख्तसर अंदाज में बोला। ठीक है फिर, वैसे तुम भी इतना नहीं बदले, वैसे के वैसे ही हो। सड़ियल किस्म के, बद अखलाक, मुंह फट और बदतमीज़। इसने बड़ी शान से इसको
अलकाबाद से नवाजा था कि अरमान कहका लगाकर हंस पड़ा। सहर सहर सहर। वो हॉस्पिटल के कॉरिडोर में किसी सहर को किसी कैडेट से बात करते देखकर तेजी से इसकी तरफ भागकर आई और इसे इशारों से थाम कर कदरे उछली। क्या हो गया है विलादा, हैरियत तो है? सहर हमेशा की तरह ही अपने चेहरे पर मामूल की मुस्कुराहट लाए हैरानी से इसे देख रही थी। हैरियत, तुम हैरियत की बात कर रही हो? मैं तो आज आसमानों में उड़ रही हूँ, मेरे तो पैर ज़मीन पर नहीं लग रहे। मैं तुम्हें बता नहीं सकती कि मैं कितनी खुश हूँ आज। सहर ने इसका ये रूप जैसे पहली बार देखा था। मगर हुआ क्या है, बताओ तो सही मुझे। सहर बदचतुर मुस्कुराते हुए तजस्सुस से पूछ रही थी। विलादा ने अपने सुर्ख पड़ते चेहरे के साथ इसके आगे अपना अंगूठी वाला हाथ आगे किया। सहर ने पहले ना समझी से इसे देखा, फिर जैसे समझकर इसने अपने मुंह पर बेइख्तियार हाथ रख लिया। क्या क्या किसने प्रपोज किया है? वो इसके करीब आकर दबी दबी आवाज़ में बोली। विलादा ने इस्बात में सारी लाया, अरमान ने। इसके जवाब पर सैर का मुंह हैरत और खुशी के मिले जुले तासुरात से खिल गया। क्या सच में? सैर के सवाल पर इसने फिर इंतहा की होशी से सर इस्बात में हिला दिया। मुझे खुद यकीन नहीं आ रहा, मैं तो जैसे खुद भी अभी तक सख्ते से बाहर नहीं निकली। वो दोनों राहदारी में पड़े बेंच पर ही बैठ गई। विलादा, ये तो बहुत बहुत खुशी की बात है। आई एम रियली हैप्पी फॉर यू। इसने विरादा को अपने साथ लगाया। पता है सहर, मुझे यकीन नहीं आता कि 13 साल पुरानी खुशियाँ जो कहीं खो चुकी थी मुझे वापस मिल जाएंगी। अरमान की वजह से मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरी ज़िंदगी में कोई दुख रहा ही नहीं है। सब गम सब तकलीफ़ें जैसे बिल्कुल ख़त्म हो गई हैं। मुझे मेरी खोई हुई चीज़ें वापस मिल गई हैं। अब मेरा जीने को दिल करता है, बात बात पर खुश होने को दिल करता है, ज़िंदगी के मुख्तलिफ रंगों को महसूस करने को दिल करता है। और देखो, जो खुशियाँ अल्लाह ने मुझसे ले ली थी बिल्कुल वैसी ही खुशियाँ वो मुझे वापस लौटा रहा है। मेरे पास इसका शुक्र अदा करने के लिए अल्फाज नहीं है। इसकी आंखें खुशी से पुरनम थी। सहर ने प्यार से इसकी आंखें साफ की। एक वक्त था कि कोई अपना नहीं था। मेरे जैसे आंसू बिल्कुल बेमोल थे कि इनके निकलने से किसी को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता था। अगर बीमार हो जाती तो कोई पूछने वाला ही नहीं था। लेकिन अब देखो, मेरा एक एक आंसू अल्लाह ने कीमती बना दिया है। मेरा ख्याल करने के लिए अल्लाह ने अनजाने रास्तों पर ही मुझे अपनों से मिला दिया है। अब मेरे इर्द गिर्द मुझसे मेरा ख्याल पूछने के लिए बहुत से लोग हैं। मैं किस किस का शुक्रिया अदा करूं उस ज़ात से। इसके अल्फाज में इंतहा की खुशी थी। आपकी बात इसके चेहरे पर कदरे संजीदगी और शर्मिंदगी आई। तो मुझसे नाराज़ होगी ना कि मैंने तुम्हें अपने बारे में सब झूठ बताया था। तुम शो नहीं करवा रही, लेकिन तुम वाकई में मुझसे नाराज़ हो। इसकी बात पर सैर ने एक बड़ा सनफी में सारी लाया। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मुझे पता है इंसान की कुछ मजबूरियाँ होती हैं, दिल में कुछ खौफ होते हैं जिसकी वजह से वो अपना सच दूसरे लोगों से छुपाना चाहता है। तुम अगर इस वक्त उस सच को छुपाकर अपनी सेल्फ प्रोटेक्शन कर रही थी तो तुम बिल्कुल ठीक थी। क्या पता हम ना सही, लेकिन दुनिया में बहुत ऐसे लोग होते जो तुम्हारा गलत इस्तेमाल करते। ज़िंदगी बहुत एतबार सी चीज़ है, इसमें कुछ भी नहीं हो सकता। मैं तुमसे बिल्कुल भी नाराज़ नहीं हूँ। हाँ, लेकिन अपने ऊपर थोड़ा सा अफसोस है कि मुझे अपने आप को इस काबिल बना लेना चाहिए ताकि तुम मुझ पर यकीन कर पाती। वो मुस्कुरा रही थी और विलादा को इस पर बेख्तियार प्यार आया। तुम उस वक्त भी काबिल एतबार थी, बस मुझे ज़िंदगी भर एतबार नहीं था।